नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और स्वागत है आप सभी का भारत 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो सवाल यह है कि लॉकडाउन होगा या नहीं होगा, और आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आज मैं एक्सपर्ट्स के साथ मौजूद हूं। क्या हो रहा है भारत में, भारत की सरकार क्या कह रही है, भारत के लोग क्या कह रहे हैं, ये पैनिक अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है और क्यों पैनिक नहीं होना चाहिए। दरअसल आप लोगों का फील द थ्रिल को प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने बहुत सारे सवाल रिसीव करे और आज उन सवालों का जवाब देने के लिए मैं आज फील द थ्रिल में मौजूद हूं सभी एक्सपर्ट्स के साथ। देखिए, आपको कुछ रिकैप कर देते हैं। ये जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो एक बार कहते हैं कि वार्निंग देते हैं, फिर 48 घंटे के अंदर अंदर वार्निंग को वापस लेते हुए 5 दिन के लिए वॉर को होल्ड के करने के लिए कहते हैं, फिर कहते हैं कि ईरान से हमारी बातचीत बहुत अच्छी चल रही है और इस बीच में अपने बहुत बड़ी संख्या में ट्रूप्स को भेज देते हैं जो कि फ्राइडे सैटरडे तक पहुंच जाएंगे। तो अब फ्राइडे सैटरडे संडे बहुत सारी अपडेट्स आपके पास आनी बाकी हैं, और इसके साथ साथ भारत में क्या चल रहा है, भारत के आसपास के देशों में क्या चल रहा है, पूरी एशिया में क्या हालत है, कितने पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं और कितने कम हुए हैं, इन तमाम सवालों का जवाब आज मैं आपको इस शो में देने वाली हूं। मेरे साथ आज बीके त्यागी साहब हैं, साइंटिस्ट हैं, उनको समझेंगे कि चाहे वेदर की बात कर लें, चाहे तमाम और बातें कर लें, उनसे पूरी डिटेल में इसको मसले को समझेंगे। दूसरा देखिए, वंदना सिंह हैं, डिफेंस एंड एविएशन एक्सपर्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। त्यागी साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और डीके गुप्ता, फॉरेन एक्सपर्ट हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं बीके त्यागी साहब के पास जाऊँगी। सर, सबसे पहले तो ये जो अभी स्थिति है, मैं आपसे अपने दर्शकों के लिए बात पूछना चाहती हूँ, ये जो लॉकडाउन लग सकता है, लगने वाला है, समय है या नहीं लगेगा? सरकार कह रही है हमारे पास पूरा स्टॉक मौजूद है। देखिए, इसमें आप ये सोचिए कि पूरा जो लाइफलाइन है हमारा एनर्जी, वो अब पेट्रोल पे चल रहा है और हमारे पास कुछ हमेशा बैकअप होता है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है, वो भी एक कांस्टेंट सप्लाई आपको चाहिए। मान लीजिए किसी भी तरीके से इंटरप्ट होती है, अभी तो नहीं हुआ है जैसे, और हो जाती है, तो ये कहीं कि इमरजेंसी मेजर्स हमको लेना पड़ सकता है। जैसे अभी 1-1.5 महीने का गवर्नमेंट ने कहा है कि हमारे पास 1.5 महीने का स्टॉक है पेट्रोल के लिए। लेकिन आप देखिए कि जो रियल लाइफ सिचुएशन में जो पैनिक क्रिएट हुआ है, आप रोज़ आप ही लोग दिखा रहे हैं कि इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं सिलेंडर के लिए, और आज जो न्यूज़ जो था कि वो पेट्रोल पंप पे लोग ड्रम लेकर पहुंच गए हैं। तो ये सारी चीज़ें, इसमें कुछ थोड़ा कहीं की एक हमारे एंड पे भी, जनरल पब्लिक के एंड पे भी जो परसेप्शन है, जो एक गवर्नमेंट का जो क्लेम है उसको वो रिलाई नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप मुझे लगता है वो आ जाता है। लेकिन अगर ये सिचुएशन और थोड़ी लंबी परसिस्ट कर जाती है तो मुझे लगता है कि ये लॉकडाउन जैसी सिचुएशन हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि वी हैव टू कट डाउन हमारा जो टोटल एनर्जी का जो बजट है, कंजम्पशन का जो बजट है, उस पर थोड़ा कट डाउन हमें लगाना पड़ेगा, चाहे ट्रांसपोर्टेशन में हो, एविएशन में हो, ट्रेन पे हो। त्यागी साहब, मैं इसमें आपने कहा मैंने हाउस में मैं खुद मौजूद थी, तब मैंने सुना 1.5 महीने का हमारे पास 3 बड़ी चीजें हैं जो हम चाहेंगे कि एक इंटरेक्टिव डिस्कशन हम करें। 1.5 महीने का फर्ज कर लीजिए हमारे पास है, पेट्रोलियम के पास और होता है कंपनीज के पास 2 महीने का है, 2.5 महीने का है, लेकिन 2.5 महीने तो उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। हम ईरान ने कहा है कि हम 5 कंट्रीज का तेल आने देंगे, शिप्स आने देंगे, लेकिन राइट फ्रॉम वो तेल यहाँ पर पहुंचने से पेट्रोल पंप तक पहुंचने तक 27 दिन का समय लगता है, उसको डिस्टिलेशन और तमाम चीजें। तो ऐसा तो है नहीं कि फ्री फ्लो है, देयर आर जैसे बोलेंगे कि हमारे पास बीच बीच में है प्रॉब्लम्स हैं, कि वो एकदम फ्री फ्लो नहीं है। तो ये जो स्पीड ब्रेकर्स हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो लोगों का मानना है कि लॉकडाउन जैसी स्थिति आ सकती है, तो आपको कम्युनिकेशन गैप क्यों लग रहा है? क्या प्रधानमंत्री को जैसे हमेशा वो डिमोनेटाइजेशन में संबोधित किया था वैसे संबोधित करें? मुझे लगता है कि फिर थोड़ा और पैनिक बढ़ जाएगा, वो थोड़ा क्या बोलेंगे कि प्रीमेच्योर हो जाएगा, क्योंकि अभी वो सिचुएशन है नहीं कि वो लगेगा ही लगेगा। नहीं, पर आपने अभी कहा कि हमको थोड़ा सा कंस्ट्रेन करना चाहिए, तो ये सरकार जब तक नहीं बोलेगी तब तक पब्लिक नहीं, बोलने के बाद ही नहीं करते हम, बोलेगी तब जाके तो थोड़ा शुरू होगा। नहीं, देखिए उसमें 2 चीजें हैं, एक तो पैनिक और रियलिटी में फर्क है। बस वही मैं बोल रहा हूँ कि ये जो पैनिक है,
वो उसमें थोड़ा मुझे मतलब वो अनरियलिस्टिक भी लगता है कि एक है तो दो ले लो, जैसे ऑक्सीजन के टाइम हुआ था हाँ, तो जब we have कोरोना faced के it. टाइम में कि लोगों ने 3-3 4-4 सिलेंडर और जिनको चाहिए उनको मिला नहीं और लोगों ने अपने घर में इकट्ठे कर लिए और वो यूटिलाइज भी नहीं हुए। तो उसी तरह की सिचुएशन, क्योंकि एक ना पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रियल सिनेरियो बहुत इम्पोर्टेंट है और वो जब भी गैप आता है तो इस तरह की केओस, मैं बोलूँगा अभी जो करंट सिचुएशन है इट इज़ मोर अ केओस बिकॉज ऑफ द परसेप्शन ऑफ पब्लिक। जी। वो प्रॉपरली सिचुएशन को समझ नहीं पा रही कि इतना मारामारी करने की ज़रूरत नहीं है, आपका सिलेंडर ख़त्म हो गया, वो भी आ ही रहा है, हो सकता है कि पहले एक दिन में आ जाता था, अभी 2 दिन लग रहे हैं। नहीं सर, एक रियलिटी चेक सर मैं आपसे मैं आप भी समझते होंगे कि हम लोग घर में जब काम करते हैं, हमारे यहाँ जो हेल्प आते हैं वो सब मेरे पास आए कि दीदी, क्योंकि उनका एक रेगुलर सिस्टम नहीं है, जैसे हमारे यहाँ बुकिंग होती है, उनकी बुकिंग नहीं है। हाँ, वो हाँ। लोग ब्लैक में ही खरीदते हैं, क्योंकि कभी बंगाल जाना है, कभी अपने गांव जाना है, कभी ये, तो उनको कोई रेगुलर सिस्टम नहीं होता। जब भरवाना होता है पैसे देके भरा लेते हैं। अब वो कह रहे हैं कि दीदी हमको तो 4,000, 5,000, 5,500 रुपए में भर रहा है। आज से 1 महीने पहले 4,000 था, अब 5,500 रुपए कर दिए, दीदी कैसे भरवाएं? तो हम 300 रुपए में गैस 1 किलो ऐसे खरीद रहे हैं, 1 लीटर गैस खरीद रहे हैं। तो अदरवाइज जिन गरीब लोगों की हम बात करते हैं उनको तो तकलीफ होनी शुरू हो चुकी है। जी जी, देखिए अभी जब अगर मैं भी एक एज ए कंज्यूमर, मैं नोएडा से लेकर ग्रेटर नोएडा में अपनी कार या अपनी बाइक या कहीं भी लेके जा रहा हूँ, मुझे अभी तक लाइन नहीं मिली है। ये फैक्ट है। पेट्रोल के लिए ना, पेट्रोल के लिए लाइट नहीं लगी है। और अगर और हम 2 टियर सिटी की बात करें, अगर हम एलपीजी की भी बात करें, अगर हम अपने घर में पाइपलाइन की बात करें, अगर गवर्नमेंट को अगर शंका होती कि नहीं ऐसा लॉकडाउन, जैसे देखिए प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा पार्लियामेंट में, ये समझने की चीज़ है। उन्होंने कहा कि हमने लॉकडाउन में अपना रेजिलियंस दिखाया है, किस तरह से हमने अपने आप को एडजस्ट किया है। तो हम जब वहाँ ऐसा कर सकते हैं तो हम इस सिचुएशन को भी डील कर सकते हैं। और उसको जैसे होता ना, एक ईंट की जो चिमनी होती है उसका जो धुआं निकलता है पहले बड़े स्ट्रेट निकलता है, फिर वो फैल के पूरा गुब्बारा बन जाता है। मतलब परसेप्शन और रियलिटी क्या है, जिससे डिफरेंस। तो उन्होंने कहा था सर तो मिसाइल से ज्यादा परसेप्शन ज्यादा तेजी से काम करता तो है। मैं उनका जो केस पकड़ा, तो उन्होंने बोला कोरोना में जब हम इस स्टैंड तक जाके मैं जब वैक्सीन बना सकता हूँ, जो हिस्ट्री में पहली बार भारत ने बनाया, हम उतने 2 साल के अंदर वैक्सीन बना सकते हैं, तो हम इसको भी फेस कर लेंगे। लेकिन उसको इंटरनेट कैसे किया गया, पर सब कोरोना लॉकडाउन लगाने वाले हैं। अगर रियली प्रॉब्लम होती, एक बार मैं और वापस से आपको बोलूं, ये बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन मैंने फिर कहा ना कि हम लोग शायद उस तरफ जा ही नहीं रहे जिनको तकलीफ हो रही है। इसलिए यहाँ पे एक चीज ये देखना पड़ेगा कि हमेशा ऐसा जब सिचुएशन आती है, एक वो कहते हैं ना, जो ब्लैक मार्केटर्स जो फोर्स है वो हमेशा इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करते हैं और वो सिचुएशन को एग्रावेट भी करते हैं। तो ये नया नहीं है। आपने देखा होगा कि ये वर्ल्ड वॉर के टाइम में और उसके बाद भी जब भी ऐसी सिचुएशन हुई है, इस तरह के जो क्राइसिस होते हैं वो क्रिएट कर दिए जाते हैं और उसमें कुछ लोग बहुत फ़ायदा उठाते हैं। तो ये भी सिचुएशन, लेकिन यहाँ पे वही कि जो रियलिस्टिक सिचुएशन वो नहीं है जो हम प्रिज्यूम कर रहे हैं, और उस मतलब प्रिजम्पशन के बेसिस पे कुछ लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। पर फिर भी आई वुड लाइक टू से एंड ऐड टू दैट कि पैनिक बहुत हो गया है। जैसे आप कह रही हैं, पैनिक बहुत हो गया है और हर हाउस होल्ड में पैनिक हो गया है। एंड स्पेशली जो सिलेंडर अपने आप, जिनके पास लाइसेंस सिलेंडर नहीं है और वो लोग जो ब्लैक में लेते हैं, और अक्सर यही चल रहा है। तो यू आर राइट कि 4,500-5 हज़ार में सिलेंडर बिक रहा है एंड आम आदमी भाग रहा है 600 रुपये का इलेक्ट्रिक इंडक्शन लेने के लिए कि हम उस चीज़ से कुकिंग करेंगे, बिकॉज 600 रुपये का इलेक्ट्रिक इंडक्शन कुकर इज़ बेटर देन बाइंग गैस एट सच अ हाई कॉस्ट गैस सिलेंडर। तो ये पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो काफ़ी पैनिक हो गया है। दूसरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो कन्फ्यूजन भी हो गया है आम आदमी में, बिकॉज येस्टरडे इटसेल्फ, जैसे हमारे घर में जो काम करते हैं उसे कोरोना वापस आ रहा है, तो अब उनको समझाना पड़ रहा है इट्स नॉट कोरोना, बट प्राइम मिनिस्टर हमारे कॉशन कर रहे हैं कि, या प्रिकॉशंस दे रहे हैं कि, बता रहे हैं कि जिस तरीके से हमने अपने आप को उस समय पे मैनेज किया था, सख्ती से मैनेज किया था, कर्ब्स लगाए थे अपने ऊपर,
और रिस्ट्रिक्शन में हम लोगों ने जीना सीखा था, उस तरीके से शायद हमारा वो फेज़ आ सकता है, वो प्रिपेयर कर रहे हैं। पर आम आदमी जो काम कर रहा है वो तो ये सोच रहे हैं कि भाई कोरोना आ गया वापस, And genuinely they are planning to Lockdown, go, हाँ, yes, क्योंकि go back to lockdown, their own corona- जो Yes, विलेज they're उनका planning था to go. सारा, क्योंकि बोले हम लकड़ियों से कर लेंगे अपना काम, यहाँ कौन होगा। Yes. मैम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आई शुड नॉट नेम, बट मैं कल परसों एविएशन के एक बड़े अधिकारी से मिली, तो उन्होंने बिटवीन द लाइन्स ही समझाने की कोशिश की कि द इंडस्ट्री इज नॉट बिहाइंड द सीन्स आर नॉट गुड। तो इशू इसके बहुत सैक कर रहे हैं लोगों को, तनख्वाहें नहीं हैं और ट्रैवल बहुत महंगा हो रहा है, कस्टमर्स नहीं है, बहुत सारे मल्टीपल चीज़ों के लिहाज से सबसे बड़ी बात है कि नौकरियों तक पे बात आ रही है। इसकी वजह आप ये एनर्जी क्राइसिस देखती हैं या एविएशन इंडस्ट्री इन जनरल इज नॉट डूइंग गुड? See, aviation industry, ma'am, in general is under crisis right now. ये आप जब से देख रहे हैं, जब से दिसंबर से what we saw abuse of dominance या monopolistic posturing and attitude by Indigo and by Air India, जो दो मेन हैं, because Akasa तो minimalistic है and 5 new carriers भी आ रहे हैं जो सिविल एविएशन मिनिस्टर ने अनाउंस किया है। पर जनरली देखा जाए तो जो क्राइसिस मोड है वो गया नहीं है अभी, इट्स अटर क्राइसिस राइट नाउ। एंड एक तरफ इंडिगो इज़ ट्राइंग टू सॉर्ट आउट इट्स हाउस, दूसरी तरफ एयर इंडिया में जो स्ट्रक्चरिंग रीस्ट्रक्चरिंग वगैरह चल रही है उसके हिसाब से you're right, lot of people losing their jobs, a lot of people not knowing where to go, not having many options। और सबसे ज़्यादा जो इस पे असर आ रहा है वो तो आम आदमी पे आ रहा है। एक तरफ हम बात करते हैं हवाई चप्पल से हवाई जहाज़ उड़े देश का आम नागरिक, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि विद all of this crisis now added with this ongoing war which is entering the 27th day of war as we speak today, that with Brent to oil crude prices going up now, going over $150 a barrel, may cross 200, तो आप सोचिए जो एयर टर्बाइन फ्यूल है उसका क्या रिएक्शन होगा, बिकॉज दैट्स हाईली रिफाइंड पेट्रोलियम, दैट्स वन। टू, आप ये भी देखिए कि इन आम आदमी जो मेन रूट्स हैं, दिल्ली मुंबई ले लीजिए, मुंबई बेंगलुरु ले लीजिए, दिल्ली बेंगलुरु ले लीजिए, द फेयर्स आर स्काई रॉकेटिंग बाय 200%, प्लस फ्यूल सरचार्जेस प्लस वॉर रिस्क सरचार्जेस। तो ये तो प्रॉब्लम हर जगह हो रही है। तो इट इज़, एक तो एविएशन इंडस्ट्री क्राइसिस से निकली नहीं है, दूसरी तरफ ऊपर से ये वॉर आ गई है, तो इट्स लाइक त्यागी साहब एक बहुत, हाँ प्लीज प्लीज। मैं और ऐड करना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि क्राइसिस है और आप एज अ गवर्नमेंट किसको फेवर कर रहे हैं। अभी कल का ही न्यूज़ था कि वो जो रिस्ट्रिक्शन था फेयर पे, अपर लिमिट पे, वो हटा दिया गवर्नमेंट ने। तो हम मतलब ये टाइम अगर रेसिलियंस मेजर की बात हो रही है तो अपॉर्चुनिटी, तो उनको आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हो। फिर हम अगर कोई आदमी जो एक सिलेंडर को 1,500 रुपया फालतू लेके बेच रहा है ब्लैक में, हम उसको कैसे ब्लेम कर सकते हैं? बिकॉज ये मुझे लगता है कि ये एक मतलब उस लेवल पे, माइक्रो लेवल पे हमें सोचना पड़ेगा कि मेरा एक एक्शन क्या इंडिकेशन देता है। आपने पूरी जो एविएशन इंडस्ट्री को बोल दिया कि आप जो मर्जी रेट चार्ज करो, ठीक है ना। तो आप अगर आपको मान लीजिए अभी शाम को अगर बेंगलोर जाना है, आप देखिए 25-30 हज़ार रुपये से आपको कम टिकट नहीं मिलेगी आज की। तो क्योंकि अपर जो लिमिट था पहले जो एक फिक्स किया था वो ख़त्म कर दिया। तो अब मैं इसको कैसे एज ए ऑर्डिनरी सिटीजन, आप बताइए, हाउ आई शुड इंटरप्रेट इट? एब्सोल्युटली। So that means the government is favoring. See, on one हाँ, side, and it is putting a burden on a ordinary person. त्यागी साहब, इसको एक अदर इनिशिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। सपोज दैट आई मीन गवर्नमेंट, तो हाउ आई शुड रिस्ट्रिक्ट द पीपल टू यूज मिनिमम वेयर द ATF इज मोर कॉस्टली। इन योर एविएशन ATF is also coming from a diesel, to purified. It is cheaper than the diesel, if I'm not wrong. It is cheaper than the ATF. No, it is not. But मैं आपसे ये Because it is a byproduct. So suppose the government wants some people not to go Bangalore by air because we are facing some problems. नहीं, ऐसा नहीं ऐसा थोड़ी Suppose that अगर ऐसा चाहती है तो बोलेगी कि भाई फेयर बढ़ाओ ताकि जो नीडी है बस वही जाए। नहीं,
नहीं, ऐसा अब हमको क्या ये चाहिए? नहीं मान लीजिए कि गैस कम होती है मेरे फिर पास, आप बोलो टाइम इज बैलगाड़ी ऑल्सो से मनी जाओ, सर, इसमें तो energy भाई कम ही टाइम है। इज ऑल्सो मनी सर। यार मैं 24 घंटे की ट्रेन करके इलेक्ट्रिक वाली ट्रेन से, जिसको उन्होंने बहुत तारीफ करी है, बट फॉर एग्जांपल मैं आपकी बात मानूं और मैं प्रधानमंत्री जी के उस बयान पे जाऊं जो संसद भवन में उन्होंने कहा कि ट्रेन में बहुत फायदा है क्योंकि वो इलेक्ट्रिक चल रही है, हमें बहुत फायदा हो रहा है, लेकिन मेरे 23 घंटे, मेरे 24 घंटे जो मैं बैंगलोर जाके वापस मैं वही ऑब्वियसली कहना चाह रहा हूँ कि वही तरह हम अगर फैमिली हैं, अगर हमारे पास आज रिसोर्सेज लग रहा है कम आएंगे, हार्मोज से रिसोर्सेज कम आएंगे, तो हम पहले से प्रिपेयर करना शुरू कर दें कि देखो भाई अगर तुम्हें बाई एयर जाना है 25,000 रुपया लगेगा, अगर तुम्हारे पास टाइम है, स्लॉट अवेलेबल करता तो ट्रेन चले जाओ। सो यू आर जस्ट क्योंकि सेइंग वो कि अननेसेसरी ट्रैवल ना किया जाए। Unnecessary travel ना तो किया कोई जाए। भी तो नहीं गवर्नमेंट करेगा, भी नहीं वैसे भी क्या नहीं करती है, करेगा। ग्रेजुअली अप्रोच लेती है ताकि लोगों को प्रॉब्लम भी ना फेस जितना पता भी नहीं चले। जितना भी देखिए, जो प्राइम सेक्टर दो है, चीजें कॉन्ट्रडिक्टरी। अब देखिए जैसे मैं एफआईआर की बात करूं, कम से कम मैं जो रीड कर पा रहा हूं 500 एफआईआर इंडिया में लॉन्च हुई है इंटरमीडिएट के, तो जो कि गैस के तेलों को जो कि लोग गलियों में बिकवा रहे हैं। इसका मतलब कि सच में जो 60 डेज का अभी भी भारत ने भी अपनी स्ट्रेटेजिक पोल को टच नहीं किया है, अभी फ्लो चल रहा है नॉर्मल वाला ही, टच नहीं किया है अभी भी वो 60 दिन को। उसके बावजूद भी 60 दिन का जो हमारे पास ऑयल है, उस 60 दिन के ऑयल को टच नहीं करने के बाद, लेकिन अब फ्री फ्लो शुरू हो गया है। डिप्लोमेसी इतना अच्छा काम कर रही है कि भले ही 27 दिन में आएगा, लेकिन 27 दिन तक। अब इकोनॉमिक एडवाइजर क्या बोल रहे हैं भारत के कि अगर 130 बिलियन एबव जाएगा और 3 क्वार्टर तक जाएगा तब भारत को इम्पैक्ट होने लगेगा। ये भारत का आधिकारिक सर मेरे को बात है। बहुत ही, मेरे दर्शकों को आप लेकिन- एकदम आम आंकड़ों में, आम भाषा में समझाइए इसको कि 60 दिन का स्ट्रेटेजिक पूल अभी टच नहीं किया गया है ना। दूसरा आप ये कह रहे हैं, अब जो आप आगे समझा रहे हैं, मेरे दर्शक जानना चाहते हैं कि एक्चुअल है स्थिति क्या है सरकार की। देखिए स्थिति सरकार की है कि जो एक बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है, ग्रेजुअल जैसे हम खाना पकाते हैं ग्रेजुअल जो अच्छा बनता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन को हमेशा पैनिक होकर काम नहीं करना होता, बताना पड़ता है, धीरे धीरे माइंड में डालना पड़ता है कि देखिए अब चीज़ें हो रही हैं, अब ऐसा ऐसा हो सकता है। अगर मान लीजिए वार एस्केलेट करी जाता है 4-5-6 महीने तक, तो हमारी सिचुएशन आ सकती है। इसलिए आप मेंटली प्रिपेयर होते रहिए। और दूसरा जो लाइन ऑफ थॉट है, जो दूसरा टूल्स है कि उन पे क्रैकडाउन करो। जैसे मैं बताया कि 400-500 एफआईआर हो चुकी हैं पूरे इंडिया में, यूपी से लेकर कनाडा मध्य प्रदेश से, तो उनको क्रैकडाउन ताकि वो कालाबाजारी न करें, ताकि लोग धीरे धीरे अपने आप को सर एडजस्ट करें। ऐसे नहीं होता, मुझे ऐसा, इसलिए बिल्कुल ऐसे आप जो मैं समझ रही हूँ बात, ये पर वैसे मेरे ही है। दर्शकों की बात ये बात है कि कोरोना में भी यही कहा गया था कि वी आर अंडर कंट्रोल। वो ये सिचुएशंस तो कंट्रोल में होती नहीं, और होगा क्या कि सडनली एक दिन एक सरकार का आ जाएगा पर्चा कि ये 10 चीजें आप नहीं कर सकते। और मैं दोबारा आपसे एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री ये कहना चाहती हूँ, जब वॉर होती है, ये एलीट्स वॉर कर लेते हैं, पावरफुल लोग वॉर करते हैं, फर्क किसको पड़ता है? मार्केट में मेरा पैसा लगा था, आज मैं 5 लाख के नीचे होंगी शायद। जब कभी कोरोना आया था, मैंने ही अपने आसपास वालों को, अपने घर के लोगों को खोया होगा, हमारे आम लोगों ने, हमारे लोगों ने खोया। हर चीज आम आदमी अफेक्ट होता है। मैं जाऊंगी तो मेरे लिए तेल महंगा हो जाएगा, मतलब मैं इन द सेंस एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री। तो अल्टीमेटली जिस दिन सरकार ये कह देगी कि आप ऑड एंड इवन कर दीजिए, पोल्यूशन कंट्रोल नहीं होता तो मेरे को खरीदना पड़ता है एयर प्यूरिफायर, अल्टीमेटली एवरीथिंग आई हैव टू सफर। हम तो सिर्फ गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से सोचते हुए, मैं फिर आपसे एक चीज़ और समझना चाहती हूँ मैम, कि अभी की जो सिचुएशन है, मैं अब ये इस डिस्कशन में डोनाल्ड ट्रम्प साहब के बारे में समझने की ज़रूरत है। एक तरफ तो ये, जैसे मैं अभी पढ़ भी रही थी कि जो पीस प्लान था कि वी आर इन टॉकिंग टर्म्स, ईरान ने जो पॉइंट्स भेजे हैं उस हिसाब से तो ईरान बिल्कुल तैयार नहीं है झुकने को। इधर और ज़्यादा मात्रा में ट्रूप्स को भेजा गया है जो कि पहुंच जाएंगे। अब आप इस पूरे वॉर को कहां देख रहे हैं? एक तरफ तो पिक्चर दिखाई जा रही है डी-एस्केलेशन, और उसी तरफ ओवल ऑफिस में ट्रम्प खड़े होकर बोलते हैं कि जो मेरे वॉर सेक्रेटरी हैं वो बिल्कुल नहीं चाहते, और वो ये कहते हैं कि वी टॉक विद बॉम्ब्स। है क्या मैम सिनेरियो? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, बिकॉज जो ट्रम्प हैं, एज वी ऑल नो, ही इज फ्लिप फ्लॉप। अभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। इज दिस हिज स्ट्रेटजी? This could be his strategy also, but the fact of the matter of the fact, ma'am, is Iran is having an existential survival, is on a survival mode. Iran is going to fight back. आप मुझे बताइए कौन सा देश ऐसा है जो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करेगा? 90 मिलियन का पॉपुलेशन, ईरान इज अ बिग कंट्री, उसको उस पर आप बूट्स ऑन द ग्राउंड ला ही नहीं सकते हैं। और आप कुछ भी करिए, इट्स लाइक आप एक सर काटेंगे तो 10 सर और आ जाएंगे। ये वो है कि जिन्होंने अपनी लेयर्ड सक्सेशन प्लानिंग करी हुई है
और इनको आप किसी तरीके से काट नहीं सकते, बिकॉज दिस इज़ नॉट कि यू जस्ट गो टू वेनेजुएला or the mess you created in Afghanistan. You can't do that with Iran. Iran is having a 3D chessboard, as we call it. इनका जो स्ट्रेटजिक एलाइज हैं, इनकी जो पॉलिटिकल स्टांस है, इनका जो मिलिट्री स्टांस है, इनका ये सब इतने अच्छे लेयर्ड स्ट्रक्चर में है दैट ईरान पीछे नहीं हटेगा. नाउ यूएसए इज रियलाइजिंग इट कि ईरान पीछे नहीं हटेगा. So Donald Trump comes up with something or the other. Meanwhile, we know. कितना हास्यास्पद है सर कि डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं कि ईरान इज डेस्परेट टू मेक अ डील विद यूएस. अरे मतलब मुझे लगता है कि अभी व्हाट इज रॉन्ग विद हिम? आई थिंक एक एज फैक्टर होता है ना, व्हेन योर मेंटल फैकल्टीज आर पर मोर ये जो इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, वहाँ के लोग और ये जो प्रोटेस्ट आते हैं, क्या ये सच है? मतलब वहाँ के लोग इसको रियलाइज कर पा रहे हैं सर? His popularity rating is 30%. 30% now, yes. यस. और दूसरी बात ये है कि ऐसा नहीं है कि पूरा जो अमेरिकन इंटेलिजेंसिया या जनरल पब्लिक है वो इस सारी चीज़ों की सपोर्ट में, बिकॉज दे आर ऑल्सो फेसिंग द क्राइसिस, प्राइस राइज और वो सब उनके साथ भी हो रहा है. और दूसरी बात डॉक्टर साहब ने जो कहा कि ये एक एग्जाम्पल लीजिए, अगर इस तरह की सिचुएशन इंडिया के ऊपर होती तो आपको लगता है कि हम चुपचाप बैठने वाले थे? इट्स अ क्वेश्चन ऑफ प्राइड. पर सर अब तक हम डायलॉग कर चुके होते. नहीं, डायलॉग कर चुके होते. वी आर अ सेन कंट्री. हमें पता है वॉर से. देखिए ईरान की, मैं एक बात आप मुझे इसका जवाब दीजिएगा. सेन कंट्री मान रहे हैं अभी द वे ही इज डूइंग. नहीं, सेन इन द सेंस, देखिए वॉर, बात ये है हम ईरान ने जबरदस्त बैकफुट पे यूएस को कर दिया होगा. लेकिन एक बार आप मान लीजिए वॉर खत्म, ईरान को अपनी कंट्री और अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन की भी बात नहीं कहेंगे, हम कहेंगे लॉजिस्टिक्स हैं या जो एक नॉर्मल आम जिंदगी में वापस लौटने में सर 20-30 साल लग जाएंगे. तो ये तो फैक्ट है ना सर. हम गुस्से में तो वो बहुत अच्छा रिटेलिएट कर रहे हैं. इट इज गुड फॉर अस टू मेक ट्रम्प अंडरस्टैंड कि आप दोबारा सोचिएगा अगर किसी के साथ वॉर में आए. ईरान ने सबकी मदद की है ये करके, लेकिन हम उस पार चले जाएं कि वॉर खत्म हो गई, ईरान अपने आम जिंदगी पर आने में, नॉर्मल रूटीन लाइफ पे आने में उसको शायद 20 से 30 साल लग जाएंगे. देखिए इसमें एक चीज होगी, ये इंडिया कभी ऐसा नहीं करता मुझे ऐसा. इस हर एक ज्योग्राफी वाइज हम इतने पावरफुल नहीं है. नेशनल कैरेक्टर होता है, जैसे मैडम ने कहा कि उनका एक प्लानिंग शुरू से ऐसी थी क्योंकि वो हमेशा टारगेट पे रहे हैं. बिल्कुल, किसी ना किसी तरीके से. और जस्ट टू ऐड ऑन, ऐसा होता तो हम अब तक पीओके कब का ला चुके होते. नहीं, वो आई थिंक डिफरेंट थिंग ओनली, क्योंकि यहाँ पे हमारे को यही चीज़ देखने का है कि मतलब इट्स अ क्वेश्चन ऑफ ए प्राइड ऑफ अ कंट्री. ठीक है, आपने उसको डिस्टर्ब किया और मेरे पास अगर पावर है, वो चाहे कहीं की डिफेंस की पावर हो या डिप्लोमेटिक पावर हो, वो एक अलग इशू है. अगर डिप्लोमेसी अगर फेल हो जाती है तो फिर देन व्हाट इज द लास्ट रिकोर्स टू मी? आई हैव टू टेक द डिफेंस इनटू द फोरफ्रंट. तो यहाँ पे वो सिचुएशन ही नहीं आई बेचारों को कि डिप्लोमेटिकली वो बात कर सकें. आपने किसी को घर जाके पकड़ लिया तो वो क्या करेगा? वो तो हाथ पैर चलाएगा ही ना. और फिर आप मतलब एक कोई भी एक रैशनल डिसीजन या ऑफर नहीं दे रहे हो, जो भी कह रहे हो वो आप उसको कहते हैं ना, उसके क्या बोलेंगे कि उसके प्राइड को फिर आप. सर आई टोटली बाय दिस पॉइंट कि ईरान यही कर सकता था. हाँ, आई एम नॉट डिनाइंग ईरान को यही करना, तो किसी न किसी एक को तो अमेरिका को समझाने के लिए करना ही पड़ता, जो ईरान ने किया. देखिए, और इस चीज़ में एक जो आपने कहा कि 30 साल लग जाएंगे, ऐसा नहीं है. मुझे लगता है कि एक बारी जब वॉर ख़त्म होगी, बहुत सारे लोगों ने अपने आप को पीछे हटाया. उन्होंने तो नाटो को भी गाली गुली दे दी है कि भाई मैं देख लूँगा तुम सबको. उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, विल नॉट अलाउ अवर बेसिस टू बी यूज अगेंस्ट ईरान, है ना. तो एक्सेप्ट यूके और किसी ने उसको मतलब उस तरीके से हेल्प नहीं करा है. एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा ट्रंप को. जस्ट आई हैव सीन इन द मीडिया एंड एवरीवेयर कि ट्रंप को एक विक्टिम बनाने का एक ऐसा आप समझने की कोशिश करिए कि ट्रंप इतिहास का सबसे ज़्यादा वोट पाने वाला लीडर रहा एज ए ओपोजिशन. जब पिछली बार हारे थे वो, ट्रंप की कितनी अच्छी लॉबी है. पिछली बार जब क्लिंटन की 30% से नीचे थी पॉपुलरिटी, तो अगला इलेक्शन जीत गए थे. और जॉर्ज बुश जब इराक पे अटैक किया था 89% की पॉपुलरिटी थी, और 30 दिन के बाद इलेक्शन हार गए थे. समझने की कोशिश करिए.
आप पॉलिटिकल सिस्टम को समझिए अमेरिका में क्या, अमेरिका के अंदर क्रिश्चियनिटी पूरे दुनिया के अंदर इस समय माइग्रेशन के खिलाफ आउटरीच चल रहा है, खासकर मुस्लिम के खिलाफ, कि हर देश के अंदर वो जो पॉपुलेशन बढ़ाते जा रहे हैं। ब्रिटेन जैसे देश में 2.5 लाख लोग सड़कों पे आ जा रहे हैं, जो भारत में अभी तक नहीं आए हैं। जर्मनी में 3 लाख लोग सड़कों पे आ गए थे। फ्रांस में ऐसा घटना हुआ, तो ट्रंप उसको कैच कर लिया। पिछला 2016 का इलेक्शन ट्रंप ने किस बेस पे जीता था? गे मैरिज पे जीता था। उसने जो क्रिश्चियनिटी की डिमांड थी, जो शादी, इन सब मैटर पे जो कि वहाँ के लोकल पब्लिक को सूट करता है। क्रिश्चियनिटी के अंदर कहावत है घरों घरों में कि इजराइल का अगर कोई कर्ज किया है, इजराइल को अगर किसी ने अगर बुरा बोला, इसका मतलब कोई जेसस को बुरा बोल रहा है। वो एक उनके घरों में कहावत चलती है। और जब तक वेस्ट में सबसे बड़ा युद्ध नहीं होगा, तब तक वहाँ पे जेरूसलम में मंदिर नहीं बनेगा, जो 70 ईस्वी में डाउट किया। अब सुनिए, एक बार और बताना चाहूँगा नागर जी, इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड थी वहाँ पे ईरान के अगेंस्ट करने के लिए, और ईरान को हम लोग इतना ज़्यादा सेफ पैसेज क्यों दे रहे हैं? एक कंट्री जो पूरे मिडिल ईस्ट को बंधक बना रखी पिछले 25-30 साल से, एक उसने 3 स्ट्रीट हमारे पास हैं, रेड सी है, हॉर्मुज है, जो कि वर्ल्ड का एक रिसोर्सेज है, एक नेचुरल रिसोर्सेज है। यहाँ पे उसने हाउदी बना के, हाउदीज को करके उसने रेड सी को कब्जा कर लिया, यहाँ पे स्टेट हाउस कर लिया, वहाँ लेबनान हमास को बना के एक कंट्री को बोल रहा मैं जीने ही नहीं दूंगा इस धरती पर, जीने नहीं दूंगा। और बिना वोट पाए, सिंगल वोट पाए, बिना इलेक्शन लड़े, वो परिवार पिछले 40 साल से सत्ता पर है, और उसने अपनी खुद की एक फौज बना ली है, IRGC। मतलब ईरान इज ए स्टेट और खोमेनी परिवार इज ए स्टेट विद इन द स्टेट। अब मैं अब आज मैं जवाब देना चाहती हूँ इन तमाम बातों के साथ। उन्होंने कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन भी कहा था। अब आप सुनिए, डेटा है, मेरे को अच्छा लग रहा है एज एन अमेरिकन कि आप ईरान पे अटैक कर दीजिए, आप वेनेजुएला के आदमी को उठा लीजिए, पर जब तक मैं सुरक्षित हूँ, जब तक मेरे को मेडिकल फैसिलिटीज मिल रही हैं, जब तक मेरे सोल्जर सुरक्षित हैं, जब तक मेरा उद्धार हो रहा है, ट्रंप को लाया इसलिए गया था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब आप सुनिए, मैं डेटा के साथ आपको पढ़ रही हूँ। अब तक करीब $30 बिलियन खर्च हो चुका है। यही $30 बिलियन अगर बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनको चला जाता तो वो फ्री लंच और आई डोंट नो अबाउट 100 इयर्स तक के लिए मिल सकता था। दूसरा आप देखिए, वो ये कह रहे हैं कि मुझे और $200 बिलियन चाहिए। इस $200 बिलियन में आप कितने लोगों को, मतलब कितने लोगों को वहां पर मेडिकल केयर हो, आप अगर मेडिकल केयर में इसको डाल देंगे, आई थिंक ट्रंप दोबारा भी, अगर संभव होता तो दोबारा भी जीत के आ सकते थे। तो सवाल ये है, और उसके अलावा आपने इतने सारे आर्मी सोल्जर्स की जान खतरे में डाल दी। मैं एक डेटा आपको बताऊंगी, ये होटल्स वगैरह पे अटैक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वहां के अमेरिकन सोल्जर्स जो थे उन्होंने अपना बेस छोड़ दिया है और होटल में शरण ले ली, तो ईरान ने होटल पे अटैक कर दिया। अब मिडिल ईस्ट में कैंसिलेशन हो रहे हैं, क्या हम अमेरिकी सोल्जर्स को नहीं रखेंगे? तो दिस इज द अदर पार्ट ऑल्सो। मैं बता रहा हूँ इसका, नागर जी मैं इसकी चीज बता रहा हूँ। देखिए, मैं वेरी फर्स्ट डे से जो 28 को अटैक हुआ था, सेवरल चैनल पे और आपके रिस्पेक्टेड चैनल पे भी बोलता रहा कि एक्चुअली अमेरिका युद्ध नहीं चाहता। इनफैक्ट जो मैं जब फॉरेन अफेयर्स रीड करता हूँ उसको, पिछले 12 साल से उसकी डॉक्ट्रिन रही है कि मैं युद्ध से भागूं। उसने सीरिया से फौज हटाई, उसने इराक से फौज हटाई, उसने सूडान से फौज हटाई, उसने अफगानिस्तान से फौज हटाई, क्योंकि चाइना को लेवरेज करना चाहता है वो किसी भी तरह से। अब युद्ध जब जो उसको चाहिए थी, कि यहाँ पे पारोल ने बोला है कि मुझे ये 5 चीज़ें चाहिए थी, 5 चीज़ें उस समय तक नहीं मिली। अब ये चीज़ एक है कि ट्रंप ने 7 दिन पहले बोला था कि मेरा 1 रुपया नहीं लगा युद्ध में, और मैं उसको बेट कर रहा हूँ कि 1 रुपया नहीं लगा उनका। इतिहास का सबसे ज़्यादा टैरिफ कलेक्शन अमेरिका का $279 बिलियन हुआ है 2025 में, और $40 बिलियन हो चुका है इस 2026 में, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी। पिछले 2024 में जब टैरिफ नहीं लगाया गया था तो केवल $70 बिलियन हुआ था। मतलब हम $209 बिलियन ज़्यादा इकट्ठा किया अपने किट्टी से नहीं, ना हमने मैन पावर क्रिएट किया, ना हमने कोई फैक्ट्री क्रिएट की, बस दूसरे देशों पर टैरिफ लगा के जो उनका हक था। इनफैक्ट उनका हक, जैसे भारत 7% 70% लगा, तो उनका भी हक था ऐसे ही लगाने का, लेकिन वो नहीं लगाते थे क्योंकि डेवलप कंट्री थे, छोटे छोटे देशों पर नहीं लगाते थे, जो डेवलपिंग कंट्री नहीं लगाते थे, लेकिन उनके पास पावर था। अब उन्होंने $270 बिलियन में से अगर उन्होंने एक पर डे का खर्चा जो जा रहा है वो लगभग 40 से 450 मिलियन डॉलर के लगभग जा रहा है, मतलब 2 दिन में $1 बिलियन जा रहा है। अगर 3 महीने युद्ध लगते हैं तो उनका $40 बिलियन खर्चा होता है। सबसे ज़्यादा 5.6 पहले दिन लगा था। अब उसके बाद अब बैकड्रॉप में देखिए, 8 दिन पहले $23 बिलियन का उन्होंने मिडिल ईस्ट में हथियार बेचा है। सोचने की बात है, मिडिल में युद्ध में इतना ज़्यादा ऑयल खर्चा होता है, उसकी कनेक्शन और हमको कंपनी इतनी कमा रही है। पिछले बार यूक्रेन युद्ध में $150 बिलियन कमाया था नेक्सन कंपनी ने, जो कि एक देश की जीडीपी होती है। उन पैसों से युद्ध लड़ रहे हैं और अपना $1 रुपया नहीं खर्चा कर रहे हैं, और $23 बिलियन उन्होंने बेच दिया और भी खर्चा कर रहे हैं। फैक्ट सेज समथिंग एल्स सर, और फैक्ट
says something else. sir. आई डोंट नो वन साइडेड इंटरप्रिटेशन। आप मुझे ये बताइए कि टैरिफ हमारे ऊपर बढ़ा, एक एग्जांपल लीजिए, वही आइटम मैं अगर यहाँ से भेज रहा हूँ तो मैं उसकी कॉस्ट बढ़ा के ही दूंगा, मुझे अपना प्रॉफिट भी रखना है एज ए अमेरिकन सिटीजन को। उसको महंगा पड़ रहा है। कितने का मिलेगा? तो आप ये गवर्नमेंट, आप सिर्फ देख रहे हैं कि गवर्नमेंट के एंगल से कि उसके एक्सचेकर में कितना आ रहा है, बट लुक एट द पब्लिक अनरेस्ट। और आप मिडिल ईस्ट से हथियारों की बात करें सर, मिडिल ईस्ट तो खुद जिस चीज से चलता है वो बंद है, ठप पड़ा है। देखिए, अगर कहाँ मैं- से अगर- जनरेट अगर मैं करेंगे? महंगाई मैम की बात करूं तो अभी Even गूगल in सर्च the करेंगे US, तो फरवरी, yes, मैं आपको अगर मार्च बताऊं। में 2.4 इन्फ्लेशन रहा है अमेरिका का, इस मार्च में जबकि युद्ध चल रहा है 2.4, इसको महंगाई कहेंगे क्या? नहीं, आप जाके देखिए द रिसेशन सोचने की बात है कि मैं अमेरिका और वहाँ पे भी नहीं इसी रखा था। तरीके जी। से A common man is troubled in the US. It is going out from the pocket. उसकी देखिए, जेब अभी से हमको निकल मैडम रहा ने है। यूएस की बात कर रही हूँ मैं। मैडम ने 2 फिगर बताए, 30 बिलियन खर्चा हो सकता है, मैं एग्री। 200 बिलियन इसलिए उन्होंने और मांगा है, $200 बिलियन और मांगा है। क्योंकि सर फैक्ट्रीज में ये कहा जा रहा है प्रोडक्शन बढ़ाइए, बढ़ चुका है, उनको प्रिसिशन मिसाइल्स अगर हम चाहिए। उसके पीछे का चीजें देखें कि 200 बिलियन क्यों मांगा है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन हुआ है उसके बाद जो दूसरा आर्टिकल यूज कर रहे हैं ट्रम्प, बोल रहे हैं कि टैरिफ को मुझे कंटिन्यू करना पड़े, 200 बिलियन मैं लाऊंगा लेकिन तुम मुझे परमिशन दो। सोचिए, तो मैं उस थिंग और मैम, उस- उस- मैम, Eight let- steps. और वो देखिए, you take एक- one step forward and you take 2 steps back. Backward. Exactly. ये हो रहा है सर। हाँ। वो एक स्टेप आगे ले रहा है, फिर 2 स्टेप उसको पीछे लेने पड़ रहे हैं, बिकॉज रियलिटी कुछ और है, बोल कुछ और रहा है। और ये इंटरप्रिटेशन है डाटा का। अच्छा सर, एक मुझे बात बताइएगा, मुझे ये समझना है आपसे कि अब जो ये ईरान ने कहा है, मतलब क्योंकि एवरीडे देयर इज अ न्यू अपडेट, अब जो ईरान कह रहा है कि मैं 5 देशों को जाने दूंगा, जिसमें पाकिस्तान भी है, भारत भी है, चीन है, रशिया है, तो क्या हुआ ऐसा सडनली कि ये 5 फ्रेंडली देश मान के इनको वो शुरू से ही है। तो देखिए, इसमें अब जो ये जो बीच में उन्होंने कहा था कि मेरे को आपको टोल दे के जाना पड़ेगा, तो क्या भारत टोल देगा? नहीं, अभी तो मुझे लग रहा है कि फ्री पैसेज ही है, क्योंकि देखिए इंडिया का और ईरान का हिस्टोरिकल एक वो है, अगर इंटरनेशनल रिलेशन देखें तो एक सॉफ्ट कॉर्नर दोनों तरफ से रहा है। ठीक है, आज पॉलिटिकल स्टैंड हमारा कुछ डिफरेंट हो गया है, बट अगर अंदर की बात करें तो देखिए अभी भी जो हेल्प है, मेडिकल हेल्प के लिए चीज़ें वहाँ पे गई हैं, और जो सिविल सोसाइटी का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी किसी न किसी तरीके से वहाँ पे, और एक सॉलिडेरिटी इंडियन सिटीजन में है ईरान को लेके। चाहे ठीक है, मतलब करंट पॉलिसी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसको एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री हम नहीं इंडोर्स करते थे, बट ओवरऑल तो वो चीज़ उधर भी है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि खुमनोई का भी वो बोलते हैं कि कुछ इंडियन रूट कनेक्शन था, तो एक वो कहते हैं ना कि जहाँ पे आपका कुछ एक जुड़ाव रहता है, तो और वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री तो है नहीं, फैमिली का है, तो एक वो सारा फैक्टर जो है ना, बिल्कुल, हालांकि इसको पॉलिटिकली या मैं कहूँ कि बहुत लॉजिकली आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, बट एक इमोशनल This is called, I think, Indian diplomacy. इंडिया को Humanitarian. Very much humanitarian. Yes. We are supplying medicines to them. Yes. We are supplying whatever we can from our perspective, because for humanitarian reasons. तो क्या इसमें ये भी कह सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट या नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी Absolutely. जो ये चल रहा है, it is all bilateral. In a way, it is very intelligent diplomacy, in my view, that you do this bilaterally rather than coming out like what Pakistan has done, and Pakistan is basically saying, use my room, use my conference room, I will provide you tea and coffee, and आप लोग बातचीत करिए. Not more than that. Whereas what India is doing something very sensible. हम अपने bilateral relations बहुत अच्छे रख रहे हैं. हम alternate sources भी देख रहे हैं to get our oil, to get our fertilizers, etc. रिन्यूएबल एनर्जी को देख रहे हैं, हम ये सब देख रहे हैं while keeping our stance very neutral. ठीक और है। हमें इसमें न्यूट्रल रहना पड़ेगा. सर, एक क्लैरिटी मुझे आप दीजिए। एक तरफ तो हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान इज अ यस मैन टू ट्रम्प, लेकिन दूसरी तरफ उसको भी ग्रीन सिग्नल है कि आप अपनी शिप्स पेट्रोल ले सकते हैं। दूसरी बात यह है कि एक तरफ पाकिस्तान की तरफ से इंडिकेशन है कि और कि आप आइए बात कर लीजिए अपने जो भी है मीडिएटर की तरह।
ईरान इसको कभी मान लेता है, बिटवीन द लाइंस उसने खंडन भी किया, फिर मान भी लिया कि हाँ कोई एक मेल रिसीव हुई है। क्या है पाकिस्तान का रोल और कैसे आया पाकिस्तान का रोल सर? देखिए, पाकिस्तान का जो इसमें मीडिएटर का जो रोल है, मैं समझता हूँ कि 4-5 रीजन है जो पाकिस्तान। पहली बात कि पाकिस्तान के जब समारोह ट्रंप ट्वीट करते हैं, उसके 6 घंटा पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी से ऑलरेडी वाशिंगटन के प्राइम मिनिस्टर बात कर चुके होते हैं। प्रोटोकॉल के अंदर ज़्यादातर जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है नॉर्मली फ़ोन रिसीव करता है। टू बी फ्रैंक, मैं आज भी डिप्लोमेसी में चलता है, लेकिन वो कॉल करते हैं मोदी को। मोदी से कॉल करने के बाद क्या बातें होती हैं, क्या नहीं बातें होती, देखिए हम लोग परसेप्शन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली अंदर बात क्या होगी। अगर मोदी 2 दिन पहले अगर इजराइल जाते हैं और इजराइल जाने के बाद अगर वहाँ के राष्ट्रपति मसूद से अगर ईरान के बात करते हैं, तो ये भी बोल सकते हैं कि देखो मैं ये मना करने गया था कि युद्ध मत करो, ईरान हमारा दोस्त है, ये भी बोल सकते हैं। लेकिन ये परसेप्शन हमारा है और ईरान इस पर मान सकता है यार थैंक यू यार आपने बात किया इजराइल से, नहीं फिर भी नहीं माना, चलो यार तुम्हारा तो मैं जाने देता हूँ। चीज़ें अंदर कमरे में क्या होती हैं और व्हाट यू आर टॉकिंग इज जस्ट डिफरेंट। तो पाकिस्तान के लिए 2-3 मुकड़े हैं। पहले कि अफगानिस्तान ने 15 दिन पहले बोला था युद्ध के कि मैं ईरान का साथ दूंगा, जब बातें चल रही थी। एक 280 सोल्जर्स को मारता है बीएलए बलूचिस्तान बॉर्डर पे, लेकिन वहां पे अटैक नहीं करता है पाकिस्तान, लेकिन अफगानिस्तान पे अटैक करता है, क्योंकि अब अमेरिका बोलता है कि जरा अफगानिस्तान को मजा चखाओ, क्योंकि उसने बोला मैं ईरान का साथ दूंगा। वहां पे अटैक होते हैं, 400 लोगों को मार दिया जाता है। अरे अब ये मीडिएटर है क्या पाकिस्तान? हाँ, अब मैं बता रहा हूँ कि क्यों मीडिएटर बनना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक तो वहाँ पे OIC का जो संस्था, जो IOC के जो इंडियन जो तेल वाली, जब 370 हटाया गया था तो पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की थी कि भारत को इनवाइट न किया जाए उस मीटिंग के अंदर, और पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया था। तो लेकिन यही सऊदी अरबिया और UAE ने भारत को इनवाइट ही नहीं किया, एड्रेस करने का मौका दिया और उनको सेंटर टेबल पर बैठाया। और पहला कंट्री UAE थी जो 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में 500 करोड़ का एक दिन में इन्वेस्ट कर दिया था। ये वाज द फर्स्ट नेशनल कंट्री। तो पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री में भी अपना प्लॉट चाहता है, कहीं फंडिंग होकर बलूचिस्तान के बलूची ने आगे बढ़ जाए, इसलिए अमेरिका के साथ रहना चाहता है, ताकि वह ईरान के साथ भी रहना चाहता है दोनों ग्रुप ने, ताकि अगर बलूचिस को अगर और फंड मिल गया तो इधर से भी फ्रंट खोल देंगे, बहुत ज़्यादा फ्रंट खोल देंगे, हमारे लिए मुश्किल होगी। तीसरा चीज़ है कि पाकिस्तान जो है इस समय खलीफाओं के जो 4-5 खलीफा बनना चाहते हैं मुस्लिम देशों में, एक तो तुर्की हो गया, वो चाहता है मैं खलीफा बनूं, UAE चाहता है मैं खलीफा बनूं, पर सर वो तो वहां भी चाहता है कि जी कर पाएगा समाधान या सिर्फ बातों में? देखिए समाधान करना नहीं, एक चीज ऐसी होती है कि इस समय, जैसे मैं कई बार चैनल पे बोला कि भारत को, मैं आपके चैनल से आज भी कह रहा हूं कि भारत जो है इस समय ब्रिक्स का चेयरमैन है इस साल, और ब्रिक्स में 24 में ईरान ने ज्वाइन किया है, तो ब्रिक्स के नाते भारत को चेयर करना चाहिए। और तीनों चारों बड़ी जो शक्तियां, ईरान है, रसिया है, चाइना है, भारत है, ब्राजील है, लेकिन मीडिएशन का एक ब्रिक्स की तरफ से प्रस्ताव लेके जाना चाहिए, ताकि भारत चेयरमैन से, इससे भारत की इंटरनेशनल पावर शेयर में साख बढ़ती है। भारत ने ऐसा किया भी होगा। तो पाकिस्तान अगर अच्छा करता है तो एज ए फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट, एज ए डिप्लोमेट्स, हमको चाहिए कि कोई भी देश अगर उसमें समझौता कराने की कोशिश करे, इट्स गुड। जी मैम, एक और बात बताइए कि जैसे बोलते हैं कि हमारे भी आपदा में अपॉर्चुनिटी हमने देखी। 2018 में जब ट्रंप पहली बार प्रेसिडेंट थे, उस समय उन्होंने कहा था कि भैया आप ईरान पे भी मना किया था, सैंक्शंस लगा दिए थे, हम तो पहले से ही तेल नहीं खरीद सकते थे, और रशिया पे भी लगा देते, लेकिन अब हम ईरान से भी अब खरीद सकते हैं, उन्होंने कह दिया, तो हमको सस्ता तो आता ही था। दूसरा, हम रशिया से जो तेल खरीद रहे हैं, जिसमें बहुत कुछ हुआ कि मैंने खरीदने को मना कर दिया, मैंने कर दिया, जो परसेप्शन बना है, अब हम रशिया से भी, मतलब रिलायंस इंडस्ट्री ने 50 लाख बैरल का खरीदा है ऑयल रशिया से अभी, तो ये अदरवाइज भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। लेकिन ये नॉन डॉलर में कैसे डील हो रही है? व्हाट इज इट? मैं आपको जो पहले मैंने आपसे कहा 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैक, ये वही इनकी स्ट्रेटजी चल रही है कि पहले आगे बढ़ते हैं, फिर नहीं, पर जब नॉन डी डॉलराइजेशन हो रहा का माध्यम है ये, तो ये तो फिर किसी दिन गुस्सा आ जाएगा उनको भारत पे। बिल्कुल वही तो होता है इनके साथ। इट्स अ टोटल नी जर्क रिएक्शन राइट नाउ ही इज नॉट फोकस्ड अबाउट इट। he is just not focused about it right now. He is just saying something, doing something, and reality is something else. This is what we are seeing. So it is utter confusion. Now if we were to say the utter confusion also is a strategy, could be a strategy, but right now the pause till 6th of April is not being understood by anybody, because they are saying, why are you sending so many troops? As I mentioned in the beginning, ma'am, this is posturing that's happening. This is posturing, this is threatening, and what you're seeing is a measured war, and not even a war, it's a measured sort of a strikes that's happening on, and also measured from Iran's side, Right. that it's going towards certain targets in the GCC, primarily the hostile places that are there in the GCC,
countries. But overall, it is not a full-fledged war as we see, and नहीं, it full can fledged still हो be जाएगी क्या सर? ये de-escalated हो अगर सकता है। अगर फ्राइडे सैटरडे संडे ट्रूप्स पहुंच गई और उन्होंने अपने पावर प्लांट जो धमकी दी है ईरान के पावर प्लांट पे अटैक कर दिया, फुल फ्लेजेड वॉर हो जाएगी फिर? न्यूक्लियर ये सब जो आ सकता है बिल्कुल ना? देखिए दोनों ईरान का तो एक न्यूक्लियर वेपनरी का वो है, मतलब बहुत ज़्यादा है और उसकी कैपेबिलिटी भी नहीं, अगर पावर प्लांट्स पे अटैक होता है तो क्या तो होगा? डेफिनेटली देखिए पावर प्लांट पे वही है और कि कर सकता है अमेरिका ऐसा, ये सब धमकाएगा? अब मुझे लगता है कि करना नहीं चाहिए, क्योंकि थोड़ा एक रिस्ट्रेन कुछ जगह में कभी कभी देखने को मिलता है, क्योंकि उसके रिपरकशंस फिर बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, क्योंकि वो अगर ये तो फिर एक वर्ल्ड वार ही हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी कुछ ग्रुप्स इधर हैं कुछ ग्रुप्स उधर हैं, तो फिर खुल के सामने आ जाएंगे। अभी जो डिप्लोमेटिकली और डिफरेंट सोर्सेज से या तरीके से जो बातचीत को नॉर्मलाइज करने की बात की जा रही है, आई थिंक देन दे विल कम वेरी ओपनली। ठीक है, एक आखिरी सवाल सर, अगर आज वॉर खत्म हो जाती है तो एप्स्टीन का चर्चा वापस आ जाएगा, तो शायद सब एलिट्स और पावरफुल लोगों की जरूरत है कि वॉर चलती रहे। देखिए, एक तो मैं त्यागी साहब की बात को अडन करना चाहूँगा कि आप साइन करो को देखिए। आई एम नॉट फ्रॉम फिजिक्स साइड, मेट्रोलॉजी में मैं काम किया हूँ, लेकिन साइन करो के देखिए, ईरान अमेरिका के ना साइन करो के देखिए। जैसे भारत में 370 की मांग बहुत ज़्यादा थी, लेकिन किसी हिम्मत नहीं किसी प्राइम मिनिस्टर की पड़ी, मोदी ने उसको हटाया। 3 तलाक की बड़ी दिनों से मांग थी मुस्लिम समाज की भी और बहुत सारे बुद्धिजीवियों की, लेकिन नहीं हटाया किसी ने हिम्मत। हिंदू राष्ट्र की भी है सर, हिंदू राष्ट्र की भी बहुत हो रही है, तो उसके लिए राज्यसभा में हर जगह और मेजोरिटी चाह रहे हैं कि डिक्लेयर करने के लिए इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, तो स्टेट्स का भी चाहिए कि मोर देन हाफ स्टेट जो है सपोर्ट कर। तो हो सकता है बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं, हम तो सेक्युलर कंट्री है ना सर। सेक्युलर कंट्री हैं, लेकिन चीजें बदलती हैं, फ्यूचर कभी भी सर्कल में फैशन चलता है। फिर वोट कैसे आएंगे, सारा वो हिंदू राष्ट्र हो जाएगा? वही मैं बता रहा हूँ कि अभी क्या होता है, जो अगर जितने भी कंट्री, चाहे वेनेजुएला को देख लें, ग्रीनलैंड को देख लें, चाहे किसी को देख लें, एक बहुत क्लियर पिक्चर से जा रहे हैं ट्रंप। लोग बोलते हैं क्लियर पिक्चर नहीं, लेकिन मैं बहुत क्लियर पिक्चर मानता हूँ। लगभग $200 बिलियन का खर्चा हो रहा था सिक्योरिटी पे कनाडा के, वेरी फर्स्ट टाइम। सर ये मुझे तो आपको बताइए ना कि एप्स्टीन मैक्सिको से अगर वॉर रुक जाती है तो एप्स्टीन पे दोबारा चर्चा आ जाएगी, ट्रंप वापस हाईलाइट हो जाएंगे। देखिए, एप्स्टीन को मैं इसलिए ज्यादा वैल्यू नहीं दे रहा हूँ कि एप्स्टीन में अभी तक जो मैंने पढ़ा है, भारत के किसी भी राजनेता, मैं तो ट्रंप की बात कर रहा हूँ। ट्रंप की देखिए, ट्रंप ने ही एप्स्टीन को खुलवाया था फाइल को, सोचने की बात है। ट्रंप के प्रशासन है जिसने की फाइलें 600 पेज की दे रही है सुप्रीम कोर्ट के आदेश। सर आप इजराइल को मिस कर रहे हैं इसमें। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि एप्स्टीन उनके लिए डोमेस्टिक इशू है, लेकिन ये इंटरनेशनल इशू चल रहा है। चलिए, तो कहाँ उसने पूरा तो उसको इंटरनेशनलाइज कर दिया, इतने को सारे लेके लोगों के ईरान नाम को आते जा रहे हैं। अमेरिका एक बहुत क्लियर है कि मुझे ₹1 नहीं खर्चा करना है, अब पूरे ईरान को कब्जा करके रेजिम चेंज बहुत करके खर्चा हो रहा है सर बहुत खर्चा हो रहा है सर, बहुत। बहरहाल आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल देखिए, आपने कहावत सुनी होगी ना, जिसे कहते हैं कि यात्री अपने सामान की खुद रक्षा करे, तो दुनिया में ये सब चलता रहेगा और कोई आपकी चिंता नहीं कर रहा, आपको अपनी चिंता खुद करनी है। लॉकडाउन लगेगा नहीं लगेगा, जो एनर्जी फ्यूल सेविंग मोड पे हम जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन हमें चले जाना चाहिए, क्योंकि किसी एक दिन फरमान आएगा। और आपको ये बता दूं कि आप बहुत सुरक्षित देश में हैं। क्यों? क्योंकि अगर दूसरे एशिया देश हैं, वहां पर पेट्रोल के दाम भी बढ़ चुके हैं, वहां पर बिजली पर कटौती शुरू हो चुकी है, वहां पर बहुत दिक्कतें हैं। हम भारत में हैं, भारत के 140 करोड़ लोगों में आते हैं, इसलिए सब कुछ सामान्य है। ये जरूर है कि पैनिक का सिचुएशन है और थोड़ा बहुत डरने चाहिए भी, और ज्यादा पैनिक की जरूरत नहीं है। लेकिन आप सब कोशिश कीजिए इस देश के राष्ट्रहित के लिए, इस देश के नागरिक होने के नाते, कि जरूरत नहीं है तो ट्रैवल मत कीजिए, जरूरत नहीं है तो उसकी कटौती करें, क्योंकि जाहिर तौर पे हम सबको देश के साथ भी खड़े होना है और खुद के साथ भी, क्योंकि एक बार फिर आखिरी में जाते जाते यात्री अपने सामान की खुद चिंता करें। अगली बार हम फिर मुलाकात करेंगे करंट सिचुएशन के साथ, सभी एक्सपर्ट्स के साथ। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।